कभी कभी हमें हमारा देश भी बुलाता है, लेकिन क्या हम सुन पाते हैं? इस बार फिर बुला रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट टू यूएसए पे 50% का टैरिफ लगाया है। क्या है ये टैरिफ? ये टैरिफ अगस्त 2025 से लागू है और इसके बाद से अमेरिका में भारतीय वस्तुएं जो है वो 50% से महंगी हो जाएगी। मतलब जो चीज़ पहले $10 में मिलती थी, अभी वही चीज़ $15 में मिलेगी। तो रेट बढ़ने की वजह से उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स डाउन होगी। लेकिन भारत पे यूएसए ने ये टैरिफ लगाया क्यों? क्योंकि यूएसए के हिसाब से हम रसिया से जो ऑयल एंड हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो रक्षा सौदे हैं, उससे रसिया को जितना भी फायदा होता है, यूएसए के हिसाब से रसिया उसका उपयोग यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। जबकि यूएसए खुद रसिया से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, यूरेनियम है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है। उससे जो प्रॉफिट होता है, प्रोबेबली उनके हिसाब से रसिया उस प्रॉफिट को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन हमने इसकी अभी तक कोई बहुत कठोर प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 15 अगस्त को कहा कि प्रेशर ऑन अस में इंक्रीज, बट वी विल बियर इट। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि आपको जितना प्रेशर डालना है डाल दीजिए, हम सह लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए के इस टैरिफ से क्या इंडियन बिजनेसेस को फर्क पड़ेगा? तो आंसर है यस, और बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसका कारण है कि अगर हम आंकड़े देखें तो 2024 और 25 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 20% स्टेक सिर्फ यूएसए एक्सपोर्ट्स का है। मतलब हम जितना भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, 20% जो आइटम है सिर्फ यूएसए में जाते हैं। तो अभी इस टैरिफ के बाद से वहाँ पे हमारी जो भारतीय वस्तुएं हैं अमेरिकी बाज़ारों में महंगी हो जाएगी। महंगी होने की वजह से उनकी सेल्स डाउन होगी। उनकी सेल्स डाउन होने की वजह से जो भारतीय बिजनेसेज हैं, जो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, उनके वर्किंग कैपिटल्स इफेक्ट होंगे। वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे नहीं दे पाएंगे। उनके बिजनेस ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे। तो इस पोजीशन में हम क्या करें और सरकारें क्या कर रही है? हमारी सरकार अभी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है और जो पोटेंशियल लॉस यूएसए मार्केट से हमें होने वाला है उसकी भरपाई के लिए अन्य देशों के साथ टाई कर रही है, ताकि जो अन्य देशों के मार्केट हैं वो भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीय वस्तुओं के लिए खुले, ताकि जो यूएसए से पोटेंशियल लॉस होने वाला है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन जो सरकार है वो तो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर ही रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी है, लेकिन मैं वो आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा हमारी प्रीवियस हिस्ट्री को देख लेते हैं कि जब जब इंडिया पे संकट आया है तो हमने उसको फाइट करके उसमें से कैसे निखर के निकले हैं। तो भारत की दो इंपॉर्टेंट जर्नी है। एक है स्वतंत्रता के पहले की प्री इंडिपेंडेंस की जर्नी, जो कि 90 इयर्स की रही थी और हमने बहुत ही लंबा संघर्ष किया था, 90 साल का, जिसके बाद जाके भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और दूसरी जो हमारी जर्नी अभी चल रही है वो है टूवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन की, और इसका टारगेट 2047 तक है। लेकिन अभी तक का जो समय रहा है इस जर्नी का, उसमें भी ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं जिसमें हमने बहुत ही स्ट्रांग फाइट दी है। आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी में डाल दिया था। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उनको राज करना है लेकिन सारे रास्ते बंद जैसे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विरोध, जाए जहां वहां विरोध। तो इन्होंने एक बड़ा ही गंदा रास्ता निकाला और वो था फूट डालो और राज करो का रास्ता। उनके हिसाब से भारतीय लोगों को आपस में बांट दो, धर्मों में बांट दो, जातियों में बांट दो, क्षेत्रों में बांट दो, और ऐसे करके आपस में इनको बांट दो और फिर राज करो। और उसी के आधार पे उन्होंने 1905 में बंगाल का धर्म के आधार पे विभाजन कर दिया। वैसे उन्होंने जो ये चाल चली थी, फूट डालो और राज करो, उसका प्रभाव आज भी है। 1947 में भी भारत का धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था। आज भी हमारे देश में
जातियों, क्षेत्रों और धर्म के आधार पे छोटी मोटी कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन उस समय उसका विरोध भी हुआ था। 1905 में गांधी जी ने एक स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था कि ये लोग आए यहाँ पे व्यापार करने हैं तो इनका व्यापार में सहयोगी न करो, अपनी वस्तुएं खुद बनाओ, खुद पहनो, खुद खाओ, खुद में अपने आप में रहो, स्वदेश में रहो और स्वदेश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो। और वहीं से जो गांधी जी खुद एक सूट बूट पहनने वाले आदमी थे, उन्होंने भी चरखा उठाया, अपनी धोती शॉल खुद बनाते थे, सूट बूट सब छोड़ दिया, धोती पहननी चालू कर दी, शॉल पहननी चालू कर दी, और वो भी अपने खुद के हाथों से बना के पहनते थे। और वो मूवमेंट भी सफल हुआ था और भारत ने अपने आप में उभरने की एक कला भी सीख ली थी उस समय। लेकिन जो फुट डालो और राज करो की उनकी राजनीति थी, रणनीति थी, उसके आधार पर उन्होंने और 42 साल तक राज कर पाए। उसके अलावा 1920 में एक और मूवमेंट चला था, वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें ऐसा था कि कोई भी भारतीय सिटीजन अंग्रेजों का किसी भी तरह का कोई सहयोग न करे, न तो उनके वहां पे काम पे जाए, न उनके द्वारा दिए गए काम को करें, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई सहयोग ही नहीं करो इनका, आज नहीं तो कल वापस जाना पड़ेगा। अभी ये जो दो मूवमेंट है मैं आज आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसका आधार इतना है कि ये जो ऐसे मूवमेंट थे कि इसमें ईच एंड एवरी सिटीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। आज फिर वैसी परिस्थितियां हैं। इसको मैं वीडियो के अंत में एक बार फिर हल्के में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि हमने डिस्कस क्यों किया है। हमारी जो दूसरी जर्नी है टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, उसमें अभी तक के कार्यकाल में ऐसे दो इवेंट रहे हैं जब यूएसए ने हमारा सहयोग नहीं किया है या फिर हमें आगे बढ़ने के लिए बाधित किया है। आइए उन दोनों इवेंट्स को एक बार देख लेते हैं। पहला इवेंट था 1965 का, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और अकाल भी पड़ गया था, अनाज की वैसे भी कमी थी और भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो अमेरिका की PL 480 स्कीम पे डिपेंडेंट थी। उस स्कीम के तहत अमेरिका हमें गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री भी बेचता था, जो कि उन्होंने अचानक से उस समय बंद कर दी। अभी उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो बड़े ही प्रॉब्लम में फंस गए कि यार इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे फेस करें। तो उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन आप उपवास कीजिए, एक समय का खाना ही खाइए एक दिन के लिए, ताकि जो भोजन बचेगा उस भोजन से बाकी अन्य लोगों की पेट भराई हो पाएगी या हम भूखमरी से नहीं मरेंगे लोग। लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ में ही उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाला है। अगले ही 1-2 सालों के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ। भारत के उत्तर जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पे पहले लागू हुई ये स्कीम और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में। और उसके बाद हमारे जो किसानों ने इतना मन लगा के खेती की और इतना अच्छी पैदावार लेके आए कि आज की डेट में हम जो विश्व के टॉप ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं उनमें एक हैं, और बासमती राइस में तो हम विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। उसी समय ये जो सिनेरियो था 1965 का, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का, क्योंकि उस समय हमारे जवान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे बॉर्डर पे और हमारे किसान मन लगा के खेतों में संघर्ष कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार लाई जा सके। दूसरा इवेंट था 1985 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी यूएसए गए थे एक सुपर कंप्यूटर खरीदने, उसका नाम था क्रे XMP-24। उन्होंने बोला कि ये जो आपका कंप्यूटर है हमें मॉनसून प्रेडिक्शन और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए चाहिए ताकि हम और अच्छी ग्रोथ कर पाएं। लेकिन अमेरिका ने देने से मना कर दिया। लेकिन वापस वो आए तो सही, लेकिन निराश नहीं हुए। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को बुलाया, उनसे आह्वान किया कि क्या हम भारतीय तकनीकी के आधार पे सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने हामी भरी, बोले बना सकते हैं। तो फिर 1988 में हमने सीडेक की स्थापना की और हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाया परम सीरीज के नाम से। उतना ही नहीं, वो जर्नी जो ऐसी चालू हुई कि उसके बाद हमारी जो ऐसी कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उनके जो सॉफ्टवेयर्स उन्होंने जो डेवलप किए हैं वो देश दुनिया में
बहुत ही अव्वल दर्जे पे व्यापार आज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी मोदी जी के आह्वान पर हमारी कंपनियों ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना भी शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर चिप्स बन के रेडी भी हो गई है, उसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है। तो हम इस जर्नी में बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2025 अब ये तीसरा ऐसा इवेंट है जब अमेरिका फिर से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ के माध्यम से। लेकिन इसका इफेक्ट कितना होगा, हम इसका कैसे रेस्पॉन्स कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एफडीआई इससे इफेक्ट होगा, क्योंकि एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि भारत का व्यापार कम होगा। तो जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए हैं वो भी अपने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, और जो दूसरे नए आने वाले हैं उनको भी एक फियर जैसा है कि पता नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से प्रॉपर रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाएगी ताकि एफडीआई बनी रहे, व्यापार स्टेबल रहे, व्यापारों पे इफेक्ट ना हो। दूसरा, स्थानीय जो हमारे व्यापार हैं वो और अच्छा ग्रो करे, नए नए स्टार्टअप्स बने, इसके लिए भी सरकारें अभी बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी अच्छी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें और भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस दे सकती है, जिससे हमारे जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे और एक स्टार्टअप्स की बाहर जैसी आएगी। गवर्नमेंट वैसे भी अन्य जो सिटीजन्स हैं, जो भारतीय सामान्य नागरिक हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करेगी। जैसे हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि इनकम टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। रिसेंटली भी एक दो दिन पहले ही जीएसटी में रिफॉर्म किए गए हैं। हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो 5 और 18% जीएसटी के दायरे में ही आ जाएंगे, तो बहुत सारे जो वस्तु हैं वो सस्ती हो जाएगी। अभी तक का जो हमारा सिनेरियो बना है उसमें सरकार के कुछ अधिकारी या कुछ गिने चुने लोग इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये भारत के ईच एंड एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भारत की बात है, हमारे देश की बात है, तो हमें ये लड़ाई साथ में मिलकर लड़नी होगी। तो हम कैसे लड़ेंगे, क्या करना है हमें? तो जब भी देश पे कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो हमारी मिलिट्री है, लेकिन जब इस तरह की इकोनॉमिक फाइट्स होती हैं तो जो सामान्य नागरिक हैं उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हमें क्या क्या करना है? हमें सिर्फ दो काम करने हैं। हमारे लिए इस दो के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब फिर से याद कीजिए 1905 का हमारा स्वदेशी आंदोलन। एक बार फिर देश में वैसे ही स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। भारत फिर बुला रहा है, इंडिया कॉलिंग। तो हमें पहला काम क्या करना है? हमें एमएसएमई प्रोडक्ट्स को और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी है। हम जितने भी चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से उसमें ध्यान रहे कि वो मेड इन इंडिया हो। और दूसरा, वो अगर छोटे उद्योगों से बनी हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। और डोमेस्टिक जॉब्स क्रिएट होगी तो जिनको यूएस मार्केट के लॉस की वजह से जॉब जाने वाली है या जाएगी, उनकी यहाँ पे भरपाई हो जाएगी, उसका बैलेंस बन जाएगा। दूसरा काम भी हमें वही करना है जैसा 1905 में हम नहीं कर पाए थे। वो था कि अंग्रेजों ने चाल चली थी फूट डालो और राज करो की रणनीति अपना के, और हम उसमें बट गए थे, बिखर गए थे, जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी यूएसए के एक बहुत ही उच्च अधिकारी ने ऐसी बात कही है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है उसका जो प्रॉफिट है वो कुछ ब्राह्मण्स को हो रहा है। उनको किसी ने बताया कि ये जो फूट डालो और राज करो की जो रणनीति है ये इंडिया पे सटीक बैठती है। आज भी लोगों को भाषाओं के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रीजन्स के आधार पे बोल सकते हैं, और धर्म के आधार पे बहुत ही आसानी से बांटा जा सकता है, इनको लड़ाया जा सकता है, और लड़ते भी हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो जितनी भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं इसके पीछे डीप स्टेट्स रहते हैं, इनको फंडिंग की जाती है इस तरह की लड़ाइयाँ क्रिएट करने के लिए, और इसका जो भुगतान है वो आम जनता करती है। तो हमें इन तरह के लोगों से सावधान रहना है। ऐसी हमारी कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनसे सावधान रहना है। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में कहीं नहीं जाना है। जाति पे, भाषा पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी तरह की किसी के साथ फाइट्स में नहीं उलझना है, और हमें सिर्फ अपने देश के विकास के लिए और अपने घर परिवार के
अच्छी सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम करते रहना है। बस भारत इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता है। इसी के साथ धन्यवाद। मुझे आशा है कि भारत की बात इस बार आप जरूर सुनेंगे और ये दो काम अवश्य करेंगे। जातियों और किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बटेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।